नमस्कार, मैं संकेत आवटे। एक्चुअली मार्केट में अब क्या चल रहा है वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ मूवमेंट्स ही नजर नहीं आ रही है। कल भी सेम चीज हुई, आज लग रहा था थोड़ी मूवमेंट आ सकती है, बट वो भी आज नजर नहीं आई। एक माइनर मूव्स डेफिनेटली देखने मिली है, बट उस तरीके से नहीं देखने मिली जिस तरीके से मिलना चाहिए था। बट एक चीज हम बोल सकते हैं कि जो भी हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है। मतलब जिस प्रकार से अमेरिकन मार्केट गिरा था, उस प्रकार की गिरावट आज बिल्कुल नहीं देखने मिली। एक सर्टेन लेवल पे मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा था, अप्रोक्सीमेटली 24,200 के रेंज तक आया था, 210-20 के रेंज में। बट वहां से फिर से रिकवरी हुई, 400 के आसपास गया है। जानबूझ के आज वीडियो में लेट ले रहा हूं, बिकॉज मार्केट क्लोज होने की राह में देख रहा था। बिकॉज मुझे लग रहा था कि अगर सेलर बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे तो मार्केट में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। और थैंक्स टू द गॉड एक्चुअली ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आज का जो भी गैप था वो कंप्लीटली फिलअप हो चुका है, और ये मूव जो आई है वो भी थोड़ी बहुत राहत देने वाली है। बिकॉज अगर आप नेस्डैक को देखो, नेस्डैक 100 को बहुत अच्छा खासा नीचे आ चुका है। एक्चुअली हाई से लो तक अगर आप देखोगे, अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है 10 तारीख का जो हाई था नेस्डैक 100 का, वहां से लेके कल जो क्लोजिंग उसका हुआ है, मतलब करंट डे का क्लोजिंग, अप्रोक्सीमेटली 8% गिरावट है। अब ये इतना ज्यादा गिरने के बावजूद ओवरऑल इंडियन मार्केट में भी टॉप से अगर आप देखो तो हार्डली 2% की गिरावट हमें नजर नहीं आ रही है। तो डरने वाली बिल्कुल बात सामने तो हमारे है नहीं। अब नेस्डैक में हो ये रहा है कि वहां पे जो भी बड़े बड़े जाइंट्स है, अगर हम नाम लेना चाहे तो ले सकते हैं ब्रॉडकॉम। ब्रॉडकॉम में क्या हुआ है, एक्चुअली जो उनका चिप मैन्युफैक्चरिंग है, या आप बोल सकते हो कि वो जो सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं, ब्रॉडकॉम का एग्जांपल ले सकते हो, या आप एग्जांपल ले सकते हो एनवीडिया का भी। एनवीडिया बहुत बार हम कवर कर चुके हैं, और मैं बोल भी रहा था कि एनवीडिया जिस तरीके से बढ़ रहा है और इतना बड़ा स्टॉक, एक न्यूज भी उसको बहुत अच्छे तरीके से डैमेज कर सकती है, बहुत बड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। सेम चीज यहाँ पे वो हो रही है। एक्चुअली 6 महीने का अगर आप चार्ट देखो तो बहुत अच्छे रिजल्ट उन्होंने दिए हैं। मतलब रिटर्न अगर आप चेक करो तो आपको पता चल जाएगा, अप्रोक्सीमेटली डबल हुआ है हाई तक अगर आप जाओगे तो। बट अभी फिलहाल स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है। एक महीने में अगर आप देखो तो अप्रोक्सीमेटली 10 तारीख से लेके आज के दिन तक टोटल 20-21% स्टॉक क्रैश हो चुका है। अब इसके पीछे रीजन क्या है कि ये जो सेमीकंडक्टर है, एआई का जो मॉडल बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा था कि फ्यूचर इज एआई, एआई के बिना कुछ नहीं होने वाला। बट जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, आए मतलब अभी तक इलेक्ट नहीं हुए, बट उन्होंने बोला है, उनके इलेक्ट होने के चांसेस तो बहुत ज़्यादा नजर आ रही है। तो आपको क्लियर होगा, अपोजिशन पार्टी ने ऑलमोस्ट अपना कैंडिडेट भी चेंज कर दिया है। इसका मतलब सिंगल साइड विनिंग प्रोबेबिलिटी उनकी बहुत ज्यादा नजर आ रही है। इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएंगे तो वो बोल रहे हैं कि हम चाइना को निस्तनाबूद कर देंगे। मतलब जितनी ट्रेड वॉर उनसे हो सके उतना करेंगे। इसका मतलब चाइना के साथ कोई ताल्लुकात नहीं रखेंगे। उसके साथ साथ जो भी अमेरिकन कंपनी उनके साथ काम करना चाहेगी उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लेके आएंगे। अब इतने पे ही वो लोग चुप बिल्कुल नहीं बैठेंगे, यहाँ से आगे बढ़ के उस कंपनी के अपोजिट बहुत सारे कांड वो कर सकते हैं। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप एक सन की आदमी है, सबको पता है कुछ भी कर सकता है। तो लोग थोड़ा सा उनसे डरते हैं, और इस वजह से ये दोनों भी स्टॉक और नास्डैक भी उनका गिरता हुआ नजर आ रहा है। एनवीडिया जैसा इतना बड़ा स्टॉक, इमेजिन करो, वहां का वो रिलायंस एचडीएफसी बैंक है। तो इतना बड़ा स्टॉक अगर गिर रहा है, मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। क्योंकि एनवीडिया का सिंपल एक एग्जांपल लो, ऑलमोस्ट अपने जीडीपी जितना बड़ा स्टॉक है। तो इतना बड़ा स्टॉक अगर नीचे आएगा तो ओवरऑल इंडेक्स भी नीचे आएगा। उनके बहुत सारे स्टॉक को भी डैमेज होता हुआ नजर आ रहा है, और उसके कंपैरिजन में अपना इंडियन मार्केट बहुत अच्छा होल्ड कर रहा है। ये मुझे थोड़ा सुकून दे रहा है। डिस्कस करने वाले हम टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स ऑल टाइम हाई जा चुका है। इतनी बड़ी मूव आज टाटा मोटर्स में देखने मिली है ना, मजेदार मूव आई है। मतलब एक दिन में इतना ज्यादा टाटा मोटर का बढ़ना काबिले तारीफ है। 6% से ज्यादा, इतना बड़ा स्टॉक। ऑटो सेक्टर ऑब्वियसली बुलिश है, मैंने सुबह भी बात करी थी। जो लोग एक्चुअली लाइव सेशन में नहीं है, या लाइव ट्रेडिंग कम्युनिटी अब तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया होगा तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस नंबर को कॉल करके ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे मैं लाइव आता हूं। महीने के 10-12 सेशन ऑलरेडी अपने होते हैं, उससे ज़्यादा ही होते हैं, बट मिनिमम 10 से 12 सेशन अपने होते हैं, जहां पे लाइव मार्केट में आपको पता चलेगा मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। ट्रेडिंग के लिए आपको बहुत अच्छी खासी हेल्प होगी। जिन्होंने आज तक ज्वाइन किया है ना, उनको पता होगा सब लोग प्रॉफिट में है। एक बार
कमेंट बॉक्स में बताना आपने ज्वाइन किया है क्या और आप प्रॉफिट में हो या नहीं। सो बाकी सब लोग भी ज्वाइन कर लेना तुरंत। टाटा मोटर को अगर आप देखो तो ओवरऑल निफ्टी का जो ऑटो इंडेक्स है वो भी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब ऑटोमोबाइल में अच्छी खासी ग्रोथ तो है ही है, जो कि हम बजट के पहले से बात कर रहे थे। ऑटोमोबाइल में ग्रोथ आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। रीजन उसका सारा मैंने एक्सप्लेन किया था कि इकोसिस्टम कैसे बनती है, कैसे ये चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है। अगर इंफ्रा बढ़ने वाला है तो रोड बढ़ने वाले हैं, रोड बढ़ने वाला है तो कंपनी आने वाली है, कंपनी आने वाली है तो जॉब आने वाला है, जॉब आने वाला है तो सैलरी बढ़ने वाली है, सैलरी बढ़ रही है तो हम कार परचेस करेंगे, रोड अच्छे है तो कार और अच्छे आएंगी, कंपनियां आएंगे तो प्रमोटर बढ़ जाएंगे, बिजनेसेस बढ़ जाएंगे, लग्जरी कार का बाइंग बढ़ जाएगा। ये सारा सिस्टम बहुत बार हमने डिस्कस किया था। जिस टाटा मोटर को क्रिटिसाइज किया जाता था, जिन्होंने जेएलआर बाय किया, उन्हीं टाटा मोटर्स को मैंने 100 बार अप्रिशिएट किया था। जिस वक्त मतलब अगर आप 1-1.5 साल पहले तक का देखो तो मैंने बार बार आपको बोला था कि टाटा मोटर में ग्रोथ बिल्कुल नहीं आएगी। पहली बार हमने एंट्री ली थी टाटा मोटर में कोविड के वक्त, 75-80 के दरमियान बहुत ज्यादा हमने इसको डिस्कस किया था। और वहां से सीधा जब वो 400 पार उसने किया, तब हमने फिर से डिस्कशन करना शुरू किया कि इनका डेट बढ़ चुका है, स्टॉक स्ट्रगल कर रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। और हमें लग रहा था कि ये डेट तले थोड़ा स्टॉक और ज्यादा प्रॉब्लम में फंस सकता है। ऑलरेडी जेएलआर प्रॉब्लम में था। जैगवार लैंड रोवर अगर आप देखो तो आपको पता ही है कि क्या हालत थी उनकी। हालत थी इन द सेंस कस्टमर बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें करते थे। रेंज रोवर बात करने की जरूरत ही नहीं है, लैंड रोवर बात करने की जरूरत ही नहीं है। उसके साथ साथ जागवार के भी बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स थे और उसमें से जागवार को इन्होंने बोल दिया कि हम कंप्लीटली इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएंगे। वो सबसे बड़ा डेंजरस डिसीजन था उनका उस वक्त का। इसीलिए स्टॉक में 1 साल कोई ट्रैक्शन नहीं नजर आया। अब जैसे जैसे वो फंडामेंटली खुद को इंप्रूव करते गए और उन्होंने सबसे बड़ा काम डेट पे किया, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। फिर हमने 1-1.5 साल के बाद सब लोगों को बोला कि टाटा मोटर चेंज हो रहा है। मैंने एक नया वीडियो बनाया और फिर से लोगों को बता दिया कि भाई साहब अब टाटा मोटर बदल चुका है। जैसे कि हमने बात की थी यस बैंक के बारे में, अब यस बैंक में ट्रैक्शन आने की संभावना है ऐसे मैंने बोला है, बट मैंने बिल्कुल नहीं बोला कि वो चेंज हो चुका है। बट मैंने चेंज हो चुका है किसको बोला है, ऑलरेडी चेंज हो चुका है ऐसे मैंने जो बोला है। वो विंडमिल रिलेटेड कंपनी काम करती है, विंड एनर्जी में काम करती है। बता पाओगे? कमेंट बॉक्स में बताना, पॉज करके वीडियो। सुजलॉन की बात कर रहा हूँ। सुजलॉन की टर्न अराउंड स्टोरी बन चुकी है, रिजल्ट वगैरह सारी चीजों के ऊपर कन्विक्शन है। ये सारा हम 6 महीने के पहले से अब डिस्कस करें, रिसेंटली 6 महीने। तो आप बोलोगे 5 रुपए पे था तब क्यों नहीं बोला, 2 रुपए पे था तब क्यों नहीं बोला? भाई साहब जब से बोला तब से ट्रिपल हो चुका है। बिल्कुल बॉटम पे ये मुझे पता नहीं था कि ये कंपनी टर्न अराउंड हो गया, और जब तक वो ट्रैक्शन में दिखता नहीं तब तक मैं बोलता नहीं। पेटीएम पे मैंने बोला है बॉटम पे ही, क्योंकि उसके ट्रैक्शन मुझे ऑलरेडी पता है क्या होने वाले हैं। यस बैंक के बारे में ऑलरेडी मुझे लग रहा है, बट मैं कॉन्फिडेंटली बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। रीजन बिहाइंड दैट कि जब तक फंडामेंटल चेंजेस होते नहीं तब तक मैं डिसीजन बिल्कुल ये नहीं लूंगा। भले मुझे 10, 15, 20, 25, 30% या 50% भी रिटर्न कम मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हड़बड़ी करके कई स्टॉक में मुझे ऐसे नहीं उतरना है कि वो आगे जाके फंसी जाएगा, 1-2 साल हिलेगा नहीं या नीचे जाएगा। सो पैसा मुझे लटकाना नहीं है, प्रॉपर कंफर्मेशन लेके ही ट्रेड करना है। इसीलिए जेएलआर में अगर हम उतरते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने कंप्लीटली अपना बिजनेस टर्न किया है। किस प्रकार से किया है? अब जेएलआर को बोला जाता है कि सबसे बढ़िया कार मेकर है। अब उन्होंने क्या किया, एक प्रीमियम कार से हट के अब लग्जरी कार बन चुकी है। मतलब इनकी डिमांड और लग्जरी कार की तरफ देखने का नजरिया जो होता है वो अब मैच हो रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जेएलआर का जो ऑर्डर बुक है वो 1.33 लाख यूनिट तक पहुंच चुका है। ये मार्च एंडिंग तक की मैं बात कर रहा हूं, आने वाले मार्च तक। इसका मतलब बहुत तगड़ी ऑर्डर कंपनी के पास है। उसके साथ साथ एवरेज सेलिंग प्राइस जो इनकी है वो भी बढ़ चुकी है। अब एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ चुकी है, इसका मतलब क्या है कि एवरेज प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ जाएगा। टाटा मोटर्स से ज्यादा मुझे कन्विक्शन जेएलआर पे था, वो मैं पहले से बोलता आ रहा हूं, क्योंकि हाई टिकट साइज है, प्रीमियम कार है, उसके साथ साथ प्रीमियम प्रॉफिट मार्जिन भी है एज कंपेयर टू अदर कार्स या टाटा के जो भी अभी फिलहाल कार बन रहे हैं उनके कंपैरिजन में। मेजर वॉल्यूम वही से आने वाला था, इसीलिए हम उसको डिस्कस कर रहे थे। 2 सिनेरियोस थे, एक तो सबसे बड़ा पैसा वहीं पे लगा था, वो अगर डूबता है तो पूरा टाटा मोटर डूब जाएगा। अगर वो बढ़ता है तो ओवरऑल टाटा मोटर को लेके बहुत बहुत ज्यादा आगे वो बढ़ सकता था। अब इसके पीछे रीजन आप समझ गए होंगे, डूब जाएगा तो पैसा सबसे ज्यादा वहीं पे लगा था तो सबको डुबा देगा। अब डूब जाएगा इसका मतलब समझ लेना यार, ऐसे नहीं है कि टाटा मोटर खत्म हो जाएगा, क्योंकि टाटा सन्स उसके पीछे है। आई डोंट थिंक सो कि कोई भी टाटा की कंपनी इतनी आसानी से खत्म हो जाएगी। बट कहने का मतलब है कि बिजनेस बहुत ज्यादा खराब हो सकता है।
बट जैसे ही जेएलआर को आगे बढ़ाया वैसे ही टाटा ने अपने कार्स में, मतलब अगर आप सफारी देखो, हैरियर देखो, बार बार वो बोला जाता है कि जेएलआर के प्लेटफॉर्म पे बनाई हुई कार है। इसका मतलब जेएलआर जैसे इंप्रूव कर रहा है वही टेक्नोलॉजी यूज करके टाटा मोटर्स की कार भी इंप्रूव कर रही है। इसीलिए ओवरऑल टाटा मोटर में एक अच्छी खासी ग्रोथ हमें नजर आती है। नुमोरा का अब फिर से उन्होंने रेटिंग चेंज कर दिया है। वो अभी बोल रहे थे कि इतना ज्यादा कुछ होगा नहीं, फ्लैट रहेगा टाटा मोटर, बट उन्होंने रेटिंग चेंज कर दिया। उन्होंने बोला कि एग्रेसिव कुछ ना कुछ इसमें हो सकता है। उन्होंने टारगेट 1294, मतलब आप बोल सकते हो 1300 के आसपास के उन्होंने टारगेट दे दिए है ऑलरेडी। उनका मानना यह है कि जेएलआर और एग्रेसिवली आगे बढ़ सकता है, जो बहुत महीनों से हम बोलते आ रहे हैं। उसके साथ साथ मेरा और एक मानना, इनकी तरफ देखने का नजरिया और एक मेरा है कि यहां से अगर ये कमर्शियल व्हीकल सेपरेट करने वाले हैं, उसका क्या होगा कि एक स्टॉक सेपरेट लिस्ट किया जाएगा, या आप बोल सकते हो कि यहां से उसकी वैल्यू निकाल के दूसरा स्टॉक आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास टाटा मोटर है तो कमर्शियल व्हीकल का और एक स्टॉक आपको मिल जाएगा। एक रेमंड नाम की कंपनी है, उनका एक ऐसे स्टॉक मिला था। पता है कि आपको कौन सा स्टॉक मिला है? कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपके पास रेमंड होगा तो आपको और एक स्टॉक अभी फिलहाल मिला है। वो कौन सा स्टॉक है और उसका नाम क्या है, देखते हैं कितने लोगों को पता है। तो अगर कमर्शियल व्हीकल को सेपरेट लिस्ट करते हैं तो इसका मतलब उसकी वैल्यू अनलॉक होने की संभावना बहुत ज्यादा है। होता यह है कि जिस भी चीज का वैल्यूएशन करना है ना, वो किस प्रकार से किया जाता है वो आप सबको पता है। कोई कम वैल्यूएशन पे करता नहीं है, सेम वैल्यूएशन रखता नहीं है। इसका मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा वैल्यूएशन करने की कोशिश हो सकती है। उसको सेपरेट करने का रीजन भी यही है कि बिजनेस और अच्छा खासा बढ़ा सके। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कमर्शियल व्हीकल की तरफ देखने का लोगों का नजरिया अलग होता है। सो एक ही कंपनी में सारी चीजें हो रही है ना, तो थोड़ा सा देखने में भी प्रॉब्लम आता है। तो इसका मतलब यह है ये बिजनेस अलग होगा, उसकी टीम अलग होगी, उस पर रिसर्च अलग होगा, उस पर काम अलग होगा, उसका मार्केटिंग अलग होगा, उसका स्टॉक भी अलग होगा। तो सारी चीजें फिर से अच्छे लाइन पे आते हुए नजर आ सकती है, ऐसा मेरा मानना है। अगर वैल्यू अनलॉक होती है तो अच्छा खासा मुनाफा भी नजर आ सकता है। रीजन बिहाइंड दैट कि अगर समझो 100 करोड़ की कमर्शियल व्हीकल की वैल्यूएशन होती है और 150 करोड़ में भी लिस्ट होती है, तो बहुत अच्छा खासा वैल्यूएशन एप्रिसिएशन मिलता है। और इस कंपनी में भी जहां पे आप टाटा मोटर में हो, उसकी भी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब यह है कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट हम इसमें कमा सकते हैं। ये सीधा मेरा मानना है। अब ओवरऑल मेजर कुछ कम्युनिटी के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि सर मार्केट में मैं एग्रेसिवली ट्रेडर बनना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, सक्सेसफुल ट्रेडर मुझे भी बनना है। बिल्कुल सही बात है, बट एक चीज़ याद रखना, जब तक सीखोगे नहीं तब तक मार्केट में बिल्कुल आपको पैसा नहीं लगाना है। जब तक एक्यूरेसी बढ़ेगी नहीं तब तक पैसा ऐड नहीं करना है। इसका मतलब ये है हार्डली एक दो लॉट से ही काम करना है आपको। अननेसेसरी हेवी पैसा डाल के ऑप्शन फ्यूचर्स में काम मत करो यार। बहुत सारे लोगों ने पैसा गवा दिया है। अब सेबी का भी रिपोर्ट सामने आ चुका है, जो सेबी बोलता है कि 70% इंट्राडे कैश ट्रेडर्स लॉस में है। मतलब 100 लोग अगर ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें से 70 लोग पैसा गवाते हैं, और 70 लोगों में मैक्सिमम आप में से भी लोग होंगे। रीजन बिहाइंड दैट प्रॉपर नॉलेज नहीं है, प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसे ही कल परसों उठ के आज चले हैं और दबा के पैसा पोर कर रहे हैं, ये बिल्कुल मत करना। जितना ज्यादा मार्केट में ट्रेड करते जाओगे उतना ज्यादा पैनिक हो जाओगे, जितना ज्यादा लॉस बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा मानसिक संतुलन घटता जाएगा। इसका मतलब सिंपल है भाई, कि अगर आप एक बार मेंटली डिस्टर्ब हो गए ना, कुछ भी करो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। ये लत है। हुआ जो भी लॉस है उसको कवर करने के चक्कर में आप कोशिश करते हो यार और एक ट्रेड और एक ट्रेड और एक ट्रेड, और फिर होता यह है कि आपके लॉसेस बढ़ने लग जाते हैं, बहुत बड़े लॉसेस होने लगते हैं। और एक बार लत लगती है ना, कोई भी पीने वाला बंदा एक बार बहुत ज्यादा लत लग गई वो छोड़ता नहीं है। सेम चीज है कि लत लग चुकी है अब छूटेगी नहीं। इसीलिए कंट्रोल करना सीखो। जितना अच्छा कंट्रोल करोगे उतना फायदे का सौदा है। बहुत सारे लोग इन्वेस्टिंग में गलती कर रहे हैं आजकल, ये बहुत केसेस देख रहा हूँ। इसीलिए जानबूझ के आपके 2-4 मिनट अभी ले लूंगा। उसके पीछे रीजन ये है, बहुत सारे लोगों का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है। अब इन्वेस्टमेंट है, मेरे पास आ जाते हैं, ऑफिस में आने के बाद हम डिस्कस करते हैं कि भाई साहब कहाँ पे इन्वेस्ट किया, क्या किया, कितना किया, कहाँ कहाँ किया, कितने साल से करे हो। क्या सर रिटर्न ही नहीं मिलते म्यूचुअल फंड में, अब क्या करें? भाई साहब बात सही है, रिटर्न नहीं मिलते, अब कहाँ पे इन्वेस्ट किया है? देखते हैं तो 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख सारे के सारे डेट फंड में पार्क किए हुए, लिक्विड फंड्स में पार्क किए, जहां पे 5-6% रिटर्न आते हैं। अब मैं पूछूं उनको कि सर 3 साल से इन्वेस्ट किया है, कम से कम एवरेज 10-15% तो 20% रिटर्न होने ही चाहिए थे, क्योंकि उतना तो मार्केट बढ़ ही चुका है। इंडेक्स का एवरेज 15-20% के आसपास जा रहा है पुराने 2-3 साल का। तो उन्होंने बोला भाई साहब इतना है तो मेरे स्कीम को क्यों रिटर्न नहीं है?
इसका मतलब जिसने मुझे हेल्प करी उसने पैसा मेरा खा लिया। मैंने पूछा दिखाओ क्या किया है। जब मैंने उनके फोलियोज देखे तब मुझे पता चला सारा पैसा डेट फंड में, लिक्विड फंड में पार्क है। मैंने पूछा यहाँ पे क्यों किया है? बोला मुझे क्या पता, जिसको मैंने बोला था इन्वेस्ट करना है उसने करवा दिया। मैं बोला म्यूचुअल फंड का पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, तो क्यों इन्वेस्ट किया? नहीं सब लोग बोलते हैं, आप भी बोलते हो, इसीलिए मैंने किया। तो मैं बोलता हूँ तो दूसरी जगह जाके क्यों किया? तो उन्होंने बोला कि पहचान वाला बंदा था इसीलिए वहां पे हम गए थे। जब हमने वो डिस्कस किया, उन्होंने मेरे सामने उस एडवाइजर को कॉल किया, तब उन्होंने बोला कि मैं भूल गया वहां से दूसरी जगह शिफ्ट करना या इक्विटी में शिफ्ट करना। उसने क्या किया था, लिक्विड फंड में पार्क किया, मार्केट थोड़ा सा उसको ओवरवैल्यूड लग रहा था, जब नीचे आ जाएगा पार्क करूंगा, इस दिमाग से, इस सोच से इसने लिक्विड फंड में पार्क किया और बाद में भूल गया। 3 साल हुए, क्लाइंट को भी पता नहीं, उनको लग रहा है कि चलो हो गया। अब उन्होंने भी देखा नहीं बार बार खोल के। इसका मतलब यह है कि जो भी इन्वेस्टमेंट था स्वाहा। अब पैसा गया नहीं, 3 साल चले गए भाई साहब, आपने 10-15% ही निकाले हैं 3 साल में। जो भी 5-6% एफडी किए होते तो और 1-2% एक्स्ट्रा मिल जाते। तो फिर कमाया क्या आपने? गलत प्रोडक्ट में, गलत आदमी से गलत एडवाइस लेके इन्वेस्ट किया। उसको कुछ पता था इक्विटी के बारे में? पता नहीं था, वो भी नया ही था। अब इसका मतलब यह है कि अगर एक्सपर्टीज नहीं है तो उसके पास मत जाओ भाई। हमने कहाँ इन्वेस्ट किया है, कम से कम उसके बारे में बेसिक तो जानकारी लो। मैंने बहुत सारे वीडियो बना के रखे हैं, म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे होता है, वो कैसे वर्क होता है, स्टॉक क्या होता है, उसके बेसिक्स क्या है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, घटने के बाद क्या करना है, बढ़ने के बाद क्या करना है, किस प्रकार से स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बड़ा पोर्टफोलियो कैसे बनना चाहिए, ये सारी बातें मैंने वीडियो के माध्यम से बताई हुई है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ डाउट है, अगर आपको इन्वेस्ट करना है, इस नंबर को कॉल करके पूछ सकते हो, इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हो। दिक्कत यह है कि आपका रिस्क प्रोफाइलिंग ही नहीं होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 22 पेज का हमारा एग्रीमेंट होता है, टोटल 25 पेजेस आपको मिलते हैं, हर एक चीज विद द एग्रीमेंट आगे बढ़ती है, सेबी रजिस्टर्ड है हम लोग। तो इतनी सारी चीजें होती है जो मार्केट में बहुत सारे लोग उल्लू बना के आपसे पैसा ले लेते हैं। तो आपको इतना छोटा सा एक सवाल आपके मन में आना चाहिए, भाई साहब मैंने कहाँ इन्वेस्ट किया है, कैसे बढ़ रहा है, इससे मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूं, इसका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस क्या है, ये तो कम से कम पता होना चाहिए। हम कुछ भी नहीं करते, सीधा हाँ सर 10 लाख इन्वेस्ट करना है। अरे भाई 10 लाख इन्वेस्ट करना है, बट तेरे एक्सपेक्टेशन क्या है, कितने रिटर्न चाहिए, कितने साल के लिए करना चाहते हो, किस प्रकार से आप उसको होल्ड कर सकते हो, आपके पास और पैसा है क्या, क्या उतना ही पैसा है, अगर उतना ही है तो उसमें से कुछ पोर्शन डेट में डालना पड़ेगा। बीच में जो मार्केट गिर रहा था ना, एक भाई साहब मेरे पास आए, उनका एज था 67 एज का बंदा, उसकी इन्वेस्टमेंट करी गई थी स्टॉक मार्केट में, एक ब्रोकर के थ्रू, सब ब्रोकर के थ्रू। भाई ने पैसा नहीं लिया, क्यों? डीमैट अकाउंट दे दिया था, इसीलिए उन्होंने बोला कि मैं फुकड़ में कर देता हूं। अब उनका एज था 67, उनको लगा भाई साहब जब मार्केट में एडवाइजरी लेने के लिए जाऊं तो कोई 20,000, 30,000, 40,000 मांग रहा है, उससे बेटर है फुकड़ में करके दे रहा है। उसने फुकड़ में डीमैट अकाउंट खोला, उसमें उनका फंड जो था वो सारा ऐड कर दिया। ऐसी 2 केसेस है मेरे पास, एक था समवेयर अराउंड 70 लाख के आसपास कॉर्पस, और दूसरे का 1,10,00,000 का अमाउंट जो उनको मिला था रिटायरमेंट का फंड, पेंशन नहीं, कुछ नहीं, जो था पैसा वही था। वो सारा पैसा गलत सलत स्टॉक में ऐसे ही लगा दिया। एक बार लगा दिया उसने, वापस उसके वो देखा ही नहीं। इनको डीमैट अकाउंट कैसे चलाना है वो पता नहीं, आईडी पासवर्ड भूल गए। जब हमने वो सब उनको हेल्प करके आईडी पासवर्ड कैसे रिसेट करना है, क्या करना है, वो गाइड करके दिखा दिया, तब पता चला भाई साहब 20% लॉस। जो 70 लाख रुपीज उन्होंने लगाए थे उसमें से 15 लाख उड़ गए थे। अब अगर 15 लाख लॉस है, एज 67 है, भाई साहब क्या हालत हो जाएगी, जीना मुश्किल हो जाएगा एक बंदे का, क्योंकि जिंदगी भर कमाई हुई पूंजी है, वो कहाँ इन्वेस्ट करे इतना भी समझ में नहीं आता है। अब कम से कम प्रॉपर एडवाइस तो लेना चाहिए। कोई भी रास्ते पे चलने वाले बंदे से अगर आप पूछो कि भाई कहाँ लगाऊं, हाँ लगा दो, उसके बाप का क्या जा रहा है, हमें सोचना पड़ेगा, बेसिक नॉलेज लेना पड़ेगा। कम से कम हम बीमार है, फीवर है, खांसी है, जुकाम है, कान में दर्द है, नाक में दर्द है, आंख में दर्द है, भाई साहब पता तो चलता है। अब कान में दर्द है तो कान वाले डॉक्टर के पास ही जाओगे ना, या आंख वाले डॉक्टर के पास जाओगे? बिल्कुल नहीं जाओगे। तो कम से कम उतना नॉलेज होना चाहिए कि भाई साहब म्यूचुअल फंड है क्या, स्टॉक है क्या, ये कैसे काम करता है, कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, कब रुकना है, कब बाहर पड़ना है। अब इसके लिए मुझे किसकी एडवाइस लेनी है, ये कम से कम आपको पता होना चाहिए। इतना सिर्फ ध्यान में रखना, ये मुझे आपको बोलना था। कुछ रिजल्ट्स लगे हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और उन स्टॉक के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। लार्सन एंड टुब्रो, एलएनटी का रिजल्ट है,
अच्छा रिजल्ट है, स्टॉक ने फिर से रिकवरी करने की कोशिश कर रही है। अब दिक्कत यह है कि पुराना एक साल अगर आप स्टॉक का देखो तो आप ट्रेंड में नजर आएगा, बट 6 महीना आपको रेंज बाउंड नजर आएगा। ये 6 महीने में स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं दिया है। कहने का मतलब यह है कि जब एक फास्ट ग्रोथ आ जाती है तब एक स्टॉक थोड़ा शांति से काम करता है, वही शांति अब यहाँ पे नजर आ रही है। रिजल्ट इतना एग्रेसिव भी नहीं है, बट ठीक है, खराब बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि ईयर ऑन ईयर हमें ग्रोथ नजर आ रही है। 47,000 करोड़ से 55 करोड़ तक ये जा चुके हैं। 3,000 करोड़ से 3,400 करोड़ तक वो प्रॉफिट में जा चुके हैं। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखो तो 67,000 से 55,000 तक आ चुके हैं। इसका मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन है। हर एक जून क्वार्टर में इनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में ही होता है, ये बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ट्राइडेंट, बहुत सारे लोग फंसे यार, 37 रुपीज का स्टॉक है, 30 रुपए में लिया, 40 में लिया, 50 में लिया, यही सब कुछ चल रहा था। बट उसका रिजल्ट क्या है, रिजल्ट के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ और स्टॉक के बारे में भी डिस्कस करता हूँ। 1743 करोड़ का नेट सेल्स है, जिसमें 74 करोड़ का प्रॉफिट है। अब ईयर ऑन ईयर कंपेयर करो, अच्छा रिजल्ट है। बट उसके बाद में 1800 करोड़ का धंधा था, फिर 1835 करोड़ का धंधा था, फिर 1682 तक गया और फिर 1745 तक गया। इसका मतलब यह है कि डिक्लाइन फेज में अभी वो जा रहा था, फिर से थोड़ी रिकवरी करने की इसने कोशिश करी है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। ये जो सेल्स है वो कंसिस्टेंटली बढ़ने की अपेक्षा थी, वो बट वो बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा था। एक स्कैम हुआ था, उस वक्त भी हमने स्टॉक के बारे में डिस्कस किया था। इनके यहाँ बहुत सारे आंदोलन हो रहे थे, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था कि क्या हो रहा है और स्टॉक में क्या हो सकता है। वो सारी चीजें हमने उस वक्त कवर करी थी जब ट्राइडेंट बहुत ज्यादा चर्चा में था, और तभी मैंने बोल रखा था कि स्टॉक में थोड़ी रिस्क बढ़ती हुई नजर आएगी, उनका सेल्स डिक्लाइन फेज में जाता हुआ नजर आएगा और थोड़ा ये स्टॉक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। अब स्टॉक का पीई अगर आप देखो ना तो 58 पीई है, जो कि इंडस्ट्री पीई 28 है। एक यान बनाने वाली कंपनी, टॉवल बनाने वाली कंपनी, बेडशीट बनाने वाली कंपनी, पेपर एंड केमिकल्स में थोड़ा काम करने वाली कंपनी, अगर आपको लगता है कि उसको 58 का पीई देना है तो भाई साहब आप ग्रेट हो। मगर इंडस्ट्री पीई के साथ कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट डबल पीई हमें अभी देखने मिल रहा है। अब ये पीई एडजस्ट हो सकता है तभी जब इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो एग्रेसिवली बढ़ता हुआ नजर आए। बट फिलहाल तो एग्रेसिवनेस मुझे तो स्टॉक में नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने खराब परफॉर्म किया था बीच में, वो धीरे धीरे करके खुद को संवारने की कोशिश कर रहे हैं, और एक साल जाएगा उसमें आराम से वो खुद को संवारेंगे। फिर देखते हैं एक्चुअली ये क्या कर पाएगा। आज का रॉकेट है फेडरल बैंक, जिसके बारे में मुझे डिस्कस करना है आपके साथ। फेडरल बैंक का रिजल्ट आ चुका है, इंडस्ट्री पीई, स्टॉक का पीई दोनों अब मैच हो चुके हैं। बहुत बढ़िया रिटर्न इसने दिया है आज तक। 6,700 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, उसमें से 1,000 करोड़ प्लस इनका प्रॉफिट मार्जिन है। बहुत अच्छा खासा इन्होंने काम किया है। फाइनेंशियल मार्जिन अगर आप इनका देखें या फाइनेंसिंग मार्जिन आप इनका देखें तो आपको पता चलेगा 7% के आसपास है। थोड़ा सा डिक्लाइन हो चुका है और बेटर हो सकता था, बट जो भी है बढ़िया है। अदर इनकम 900 करोड़ के ऊपर थोड़ा सा जा चुका है, बट ओवरऑल ग्रॉस एनपीए अगर आप इनके देखो ना तो 2% है, और नेट एनपीए देखो तो 0.63% है। मैं लास्ट क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, इस क्वार्टर का अभी तक अपडेट नहीं आया है। तो इसका मतलब यह है कि कंपनी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है। एल&टी, फेडरल और ट्राइडेंट तीनों का भी हमने एनालिसिस किया है, उसके साथ साथ टाटा मोटर का भी एनालिसिस हमारा ऑलरेडी हो चुका है। एक बात करते हैं आरबीएनएल के बारे में। आरबीएनएल के बारे में बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही है कि सर एक्चुअली क्या हो सकता है आरबीएनएल में, बहुत ज़्यादा हमें गिरावट नज़र आ रही है। भाई साहब कुछ बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है स्टॉक में। अगर आप इसका हाई देखो तो आपको पता चल जाएगा। ओवरऑल जो इन्होंने हाई बनाया था वो अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है जुलाई के 11 तारीख को बनाया था। अब जुलाई का 11 तारीख, आज है 25 तारीख। ओवरऑल आज के दिन ये स्टॉक हाई से 10% डाउन है। इसका मतलब पुराने 10 दिन में ये 10% नीचे आ चुका है। आप बोलोगे भाई इतना ज्यादा नीचे आ चुका है, बट उसके पहले सिर्फ 5-6 दिन अगर आप कंपेयर करो ना, अप्रोक्सीमेटली 5 जुलाई से लेके 10-11 जुलाई तक, तब आपको पता चलेगा 51% ये ग्रो हो चुका था। मतलब 5-7 दिन में ये 51% ग्रो होता है और आगे 10 दिन में सिर्फ 10% नीचे आता है। तो ये डरने वाली बात है या नहीं है?
आप ही मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बट इसको कवर करने का रीजन ये है कि इसको एक बहुत अच्छी खासी ऑर्डर मिल चुकी है। 191 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है फ्रॉम साउथ ईस्टर्न रेलवे। यहाँ पे ये इनका प्रोजेक्ट है, ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है, इसलिए स्टॉक में इतना ज़्यादा अपमूव हमें नज़र नहीं आ रहा है। इनको क्या करना है, डिज़ाइन करना है, सप्लाई करना है, इरेक्शन करना है, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग करना है 132 किलोवाट ट्रांजैक्शन सब स्टेशन का। अब ये प्रोजेक्ट के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत सारी बातें हैं इसमें, बट एक चीज याद रखना, ओवरऑल बिजनेस इनके पास बहुत अच्छा खासा आ रहा है, बट सिर्फ एक गलती हुई है एफएम से, फाइनेंस मिनिस्टर से। रेलवे के बारे में उन्होंने बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं किया, जो कि उनको करना चाहिए था। उसके साथ साथ इनकम टैक्स के बारे में भी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि सर किस प्रकार से आप बोलते हो कि 20% पहले कैपिटल गेन था प्रॉपर्टी के ऊपर, गोल्ड के ऊपर, अभी वो 12.5 हुआ है, तो इसका मतलब अच्छा ही हुआ है। बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ है भाई साहब। इंडेक्सेशन बेनिफिट वो यहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला। अगर इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलने वाला तो वाट लगने की संभावना बहुत ज्यादा है। रीजन बिहाइंड दैट, इंडेक्सेशन होता क्या है कि अगर महंगाई 6%, 7%, 8%, 10% जो भी स्पीड से बढ़ रही है, उतनी महंगाई और उतनी अमाउंट ओवरऑल आपके प्रॉफिट में से कम की जाती है, और बचे हुए अमाउंट को सिर्फ आपको 20% देना था। इसका मतलब 1 करोड़ प्रॉफिट है, अगर समझो इतने साल की महंगाई अगर आप कैलकुलेट करो बाय करने से लेकर सेल करने तक, उसमें से टोटल माइनस करना हो तो समझ लेना 80 लाख अगर आपने माइनस किया तो बचे 20 लाख। सिर्फ 20 लाख पे 20% देना है। आज क्या होगा, आपको टोटल 1 करोड़ पे 12.5% देना होगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, अच्छे से सोचो। मराठी संकेत पे डिटेल वीडियो बनाया, वो जाके आप देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।